जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो कॉरपोरेशन टैक्स है जिसको कंपनी टैक्स भी कहते हैं, उसका हमने थर्ड चैप्टर जो कि आपके कैपलन का चैप्टर नंबर 15 है उसको स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ कंपनीज। इससे पहले याद रहे कि हम दो कंपनीज के चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो पहला था उसमें हमने कॉरपोरेशन टैक्स को देखा और हमने ये देखा कि कैसे कॉरपोरेशन टैक्स या कंपनी के टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर टू जो चैप्टर था उसमें हमने कॉरपोरेशन लॉसेस को देखा और हमने ये देखा कि कैसे एक कंपनी के ट्रेडिंग लॉस को, प्रॉपर्टी के लॉस को और कैपिटल लॉस को अकाउंट फॉर किया जाएगा। अब जो थर्ड चीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में हम छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब कंपनीज ग्रुप क्रिएट करती हैं, आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है। जब कंपनीज ग्रुप क्रिएट करती हैं तो उस ग्रुप क्रिएट करने की वजह से कंपनी को किस तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं, उनकी बात हम इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जब कंपनीज, सबसे पहले आपको एसोसिएटेड कंपनीज का आइडिया होना चाहिए, जो हम अपने कॉरपोरेशन टैक्स के सबसे पहले चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं कि जब कंपनीज एक दूसरे का होल्ड ले लेती हैं इस तरीके से कि वो होल्ड मोर देन 50% हो, वो कंपनीज चाहे यूके की हैं चाहे यूके से बाहर की हैं, डॉर्मेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो एक ग्रुप क्रिएट कर देती हैं। अब देखिए, ग्रुप में हमारे पास दो तरह के रिलीफ्स होते हैं। सबसे पहला रिलीफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रुप रिलीफ ग्रुप। ठीक है। ग्रुप लॉस रिलीफ इज अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप। कहता है कि जब कंपनीज एसोसिएटेड हो जाती हैं और एक ग्रुप क्रिएट करती हैं इस तरीके से कि उसका ग्रुप में जो कंपनी की शेयर होल्डिंग्स हैं वो 75% या उससे ज्यादा की हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो आपस में अपने लॉसेस को इंटरचेंज कर सकती हैं। दोबारा सुनिएगा कि जब एक ग्रुप में कंपनीज की आपस में जो होल्डिंग होती है या शेयर जो होता है वो 75% या उससे ज्यादा का हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस ग्रुप में जो मौजूद कंपनीज हैं वो अपने लॉसेस को एक दूसरे को दे सकती हैं। इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और जो बातें मैं आपको बताऊंगा वही बातें यहां पर अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। तो देखें जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब कंपनीज ग्रुप क्रिएट करती हैं, उस ग्रुप में अगर उन कंपनीज की शेयर होल्डिंग 75% या उससे ज्यादा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो अपने लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं आपस में या अपने लॉसेस को इंटरचेंज कर सकती हैं आपस में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि 75% होल्डिंग का क्या मतलब है। तो अगर आपकी पेरेंट कंपनी डायरेक्टली अपनी सब्सिडरीज में एट लीस्ट 75% होल्ड करती है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 75% ग्रुप। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी वन को अपने लॉसेस दे सकती है एंड वाइस वर्सा। होल्डिंग लिमिटेड सब्सिडरी टू को अपनी जो लॉसेस है वो दे सकती है एंड वाइस वर्सा। एंड सेम गोज विद द सब्सिडरी थ्री एज वेल। देखिए, बीफ लिमिटेड ओन्स 75% ऑफ लैम्ब लिमिटेड। लैम्ब लिमिटेड ओन्स 75% ऑफ बेकन लिमिटेड। देखिए, बीफ को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो लैम्ब को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितना परसेंट ओन कर रही है? 75%। सो विच मींस मैं ये कह सकता हूं कि बी और एल क्या है, इनका आपस में ग्रुप है, यानी बी एल के लॉसेस ले सकती है एंड एल बी के लॉसेस ले सकती है। सिमिलरली मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो उसने लिखा है कि एल जो है वो बेकन बी ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको कितना होल्ड कर रही है? 75%। तो मैं ये कहता हूं कि एल कंपनी जो है वो अपने लॉसेस बी बेकन कंपनी को दे सकती है एंड बेकन कंपनी अपने लॉसेस एल कंपनी को दे सकती है।
देखिए इसमें एक तीसरा ग्रुप भी हम देख सकते हैं कि अगर बी एल को 75% होल्ड कर रही है और एल बेकन को 75% होल्ड कर रही है, तो देखें क्या बी कंपनी बेकन को होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। तो 75% का 75% ले लें। देखें बेकन कंपनी एल को 75% होल्ड कर रही है, एल बेकन को 75% होल्ड कर रही है। तो 75 को क्रॉस करें, उसने बता दिया 56.25। इसका मतलब है बेकन और बीफ कंपनी का आपस में ग्रुप नहीं है। तो हम ग्रुप कौन से दो बनेंगे, बीफ एंड लैम्ब, लैम्ब एंड बेकन। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन देखें। टोस्ट लिमिटेड ओन्स 75% ऑफ हनी लिमिटेड। यानी मैं यहां पर बना देता हूं कि जो टोस्ट है होल्ड हनी को कितना होल्ड कर रही है, 75%। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक ग्रुप बना रहे हैं। 100% मार्मलेट, मैं से मामा लिख रहा हूं यहां पर, इसको 100% ओन कर रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एंड 65% टू जैम लिमिटेड, जैम लिमिटेड को 65% होल्ड कर रही है। तो देखो ये 75% से कम है इस सिनेरियो में। तो इन केस ऑफ टोस्ट एंड जैम हमारे पास ग्रुप नहीं बनता। इन केस ऑफ हनी एंड टोस्ट ग्रुप बन रहा है, मार्मलेड एंड टोस्ट ग्रुप बन रहा है। हनी ओन्स 75% ऑफ बटर, हनी ओन करती है कितना, 75% ऑफ बटर। तो विच मीन्स कि ये भी ग्रुप बन रहा है। टोस्ट हनी को 75%, हनी बटर बटर को 75%। तो क्या टोस्ट और बटर का आपस में कोई ताल्लुक है, 75-75 ले लें वो 56% बनता है, नहीं कोई ताल्लुक। मार्मलेड ओन्स क्रम्पिट को 75%, विच मीन्स कि ये भी ग्रुप है। लेकिन टोस्ट और क्रम्पिट का कोई ग्रुप है, तो 100 और 75 करें तो 75% बनता है। इसका मतलब है टोस्ट और क्रम्पिट का भी आपस में ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर किस चीज का कौन कौन सा ग्रुप बनेगा, यहां पर ग्रुप बनेगा टोस्ट और हनी का ग्रुप, टोस्ट मार्मलेट और क्रम्पिट का ग्रुप। हाँ भाई यही दो ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे। और कोई भी हमारे पास, और सॉरी, हनी एंड बटर का ग्रुप भी हमारे पास बनेगा। तो ये तीन ग्रुप्स हमारे पास बन जाए। ठीक है, तो यहां तक आपने ये सीखा कि कैसे 75% ग्रुप में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे लॉसेस या क्या हमारा ग्रुप बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा देखिए, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा 75% का ग्रुप बनता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप अपने लॉसेस, जो यानी एक कंपनी है जो लॉस कर रही है इस साल, वो अपना लॉस ग्रुप की दूसरी कंपनीज को दे सकती है। ठीक है, कहता है अ लॉस में बी सरेंडर्ड बाय एनी मेंबर कंपनी टू एनी अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप प्रोवाइडेड दैट दे आर यूके रेजिडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ग्रुप बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यूके रेजिडेंट कंपनी हो या नहीं हो। लेकिन अगर ग्रुप बन जाता है तो फिर ग्रुप के बाद लॉस सरेंडर करने के लिए आपको यूके यानी दोनों कंपनीज को यूके रेजिडेंट होना जरूरी होगा। चलें, इसको इग्नोर कर देते हैं। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी, ये भी सिंपल है, आप लोग कर देंगे। मैकेनिक्स ऑफ ग्रुप रिलीफ की हम बात करते हैं कि अच्छा ग्रुप रिलीफ होता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी ने ट्रेडिंग लॉस सरेंडर करना है तो आप करंट ईयर का ट्रेडिंग लॉस सरेंडर कर सकते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉस सरेंडर कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि जो कंपनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ला रही है वो आने वाले सालों में प्रॉफिटेबल नहीं होगी। Brought forward trading losses to the extent that they cannot be used against the surrendering company's own total profit। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लाते हो, फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 5000,
और कंपनी ए की टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं 3000, कंपनी बी के टैक्सेबल प्रॉफिट है 6000। देखिए कंपनी ए के प्रॉफिट्स हैं 3000, हम पूरा 5000 बी को ट्रांसफर नहीं करेगी। कंपनी ए क्या करेगी, पहले इसमें से 3000 प्रॉफिट्स ब्रॉड फॉरवर्ड अपने निकालेगी, जो 2000 रह जाएगा वो बी को सरेंडर कर देगी, तो बी की 4000 बन जाएगी। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिंग लॉसेस के केस में आप करंट ईयर के ट्रेडेड लॉस आगे पीछे आगे पीछे कंपनीज को दे सकते हैं। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो पहले वो जिस कंपनी यानी सरेंडर कंपनी जो होगी उसके प्रॉफिट में से माइनस होंगे, फिर वो बाकी कंपनीज पे जाएंगे। अनरिलीव्ड क्यूसीडीज, इसको हम आगे भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी क्लियर रहने दें। अनरिलीव्ड प्रॉपर्टी बिजनेस एंड लॉसेस की बात अगर हम करें तो प्रॉपर्टी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो करंट हो तो वो दोनों ही आपके रिलीव हो सकते हैं, करंट पीरियड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसका जरा हम अभी एक सिनेरियो देख लेते हैं और फिर जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये रीडिंग आपने जरूर करनी है, ठीक है, बट आई होप सो मैंने ओवरऑल तो एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इस पेज पे लिखा है, बट आप रीडिंग जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग में अक्सर देखें कोई ना कोई बात होती है जो मे भी शायद एक्सप्लेनेशन में मिस आउट हो जाए, तो वो बात में आपको जरूर याद आ सकती है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वाइट सिंपलर क्वेश्चन है समझाने के लिए। Mountain Limited owns 100% of the share capital of a number of profitable UK resident companies. Okay. All companies prepare accounts to 31st March. Mountain Limited results for the year ended 31st March 2025 are as follow. Mountain Limited का ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर में ये है, इंटरेस्ट इनकम उसकी ये है, प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस ये है, क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस ये हैं, एंड कैपिटल लॉस आपका ये है। देखिए आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, आप टोटल लॉस कैलकुलेट, क्योंकि अब देखो जब हम सरेंडर कर रहे होते हैं ना लॉस बाकी कंपनीज को, तो फिर हम क्लासिफिकेशन जरा इग्नोर कर देते हैं। आप फाइंड कर लो टोटल लॉस बाय, सॉरी, ऑफ टोटल लॉस ऑफ माउंटेन लिमिटेड। ठीक है, ट्रेडिंग लॉस आ गया 130, प्लस कर दें 15,000 एंड प्लस कर दें कैपिटल लॉस को 12,000, कितना बना 130, 140, 150, 157। उसकी अपनी इनकम कितनी है 2300, माइनस करो तो 155, 14700, नहीं 157,000 था ना, तो 155 और 150, सॉरी 154 700 आपका जो है वो ये लॉस हो जाएगा जो वो सरेंडर कर सकती है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, कहता है कि द मैक्सिमम लॉस दैट माउंटेन कैन सरेंडर यूजिंग द ग्रुप रिलीफ इज, आपका ट्रेडिंग लॉस हो गया, एक्सेस प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस एंड क्यूसीडी एंड ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा सॉरी, यहां पर वो ये कह रहा है कि ट्रेडिंग लॉस उसका ब्रॉड फॉरवर्ड भी ट्रेडिंग लॉस है। ओके, मैंने वो नहीं पढ़ा था, अब देख लेते हैं। तो उसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉस है 50,000 का ये वाला, प्रॉपर्टी जो लॉस है उसका 15,000 ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है, अच्छा ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें, अब ये आपके लॉसेस अकाउंट फॉर हो गए। फिर इसके अलावा जो है आप क्योंकि इसको ऐड कर लें 130, 130 में 50 गया तो दैट इज 180। ठीक है, 180 के बाद मतलब आप सिंपल यूं कर लें कैलकुलेशन के इसमें 50 ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा 130
180 ये हो गया, 195, तो 195,000 यहां से बना। 195 में आपके ये बन गया 199,000। ठीक है, मैं आपको क्यूसीडीज का भी चलो बता देता हूँ, एक मिनट। 199,000 और उसमें से 2300 माइनस हो गया। ठीक है, देखें, अब ट्रेडिंग लॉस आपका जो करंट पीरियड का था वो भी आ जाएगा। ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000 का भी आ गया। प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस 15,000 का भी आ गया। इसके अलावा जो आपकी चैरिटेबल डोनेशंस हैं, देखें अब यहां पर आप जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है ना 2300, ये कम है, चैरिटेबल डोनेशन ज्यादा है। जब आपकी इनकम कम हो, चैरिटेबल डोनेशन ज्यादा हो, तो आप ग्रुप में जो चैरिटेबल डोनेशन है वो भी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसके अलावा वो कहता है करंट ईयर लॉसेस कैन बी सरेंडर्ड इन फुल। आप करंट ईयर लॉसेस, अच्छा, करंट ईयर लॉसेस कैन बी सरेंडर्ड इन फुल। Only excess property business losses, QCD and trading loss can be surrendered. So these losses are reduced by the amount of the other income. वो जो मैंने आपको बात बताई उसमें आ गई। एंड कैपिटल लॉसेस हम यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, वो हमारे लिए, उसके लिए एक कैपिटल रिलीफ होता है, वहां पर हम अकाउंट फॉर कर देंगे। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको यहां पर बताऊं इसको, इन अ क्रक्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो देखें आपने करंट ईयर फुल हो जाएगा, यानी करंट ईयर में लॉस कितना है आपका, ट्रेडिंग लॉस 130। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद करंट ईयर के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 50,000। ठीक है, और 15,000 हो गया आपका प्रॉपर्टी लॉस। और क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कम है, क्यूसीडी ज्यादा है, तो क्यूसीडी भी आपके जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये टोटल बना 180, 190, 199,000। माइनस कर दें 2300, तो ये बन जाएगा 196,700। ये इसकी रैंडम कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपने ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप उसको ये बताओगे कि देखो जो ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर के है ना, वो पूरे के पूरे सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन जो जो ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो प्रॉपर्टी लॉस है और चैरिटेबल डोनेशन है, वो नेट ऑफ इनकम ट्रांसफर होंगे, यानी जितनी इनकम आप कमा रहे हो वो इनमें से लेस हो जाएगी और फिर बाकी रिमेनिंग जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल लॉसेस जो है उसका बस याद रख लें कि 75% ग्रुप में कैपिटल लॉसेस ट्रांसफर नहीं होते, उसके लिए एक अलग ग्रुप होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। वहां पर आप ट्रांसफर करते हो, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें मसले की ऐसे कोई इतनी बात नहीं होती। अच्छा, फिर इसके अलावा हम्म, इसको आप रीड आउट कर दें, इसमें कोई ऐसा न्यू बात नहीं है, उसने एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात होगी। द क्लेम फॉर ग्रुप रिलीफ इज मेड बाय द क्लेमेंट कंपनी। एमसीक्यू में पूछ सकता है विद इन 2 years, बट रिक्वायर्स अ नोटिस ऑफ कॉन्सेंट फ्रॉम द सरेंडरिंग कंपनी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि देखें जी, जब भी आपने लॉसेस को सरेंडर करना होगा अंडर 75% ग्रुप, तो उस वो विद इन 2 years सरेंडर हो सकता है। क्लेमेंट कंपनी जो है वो सरेंडर करेगी, जो क्लेमेंट कंपनी जो क्लेम करेगी वो करेगी। एंड इसके बाद जो सरेंडरिंग कंपनी है उसका नोटिस जरूरी होगा कि भाई आई एम सरेंडरिंग दी लॉसेस। अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 हम देख लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। कहता है रेड लिमिटेड हैज अ ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024। ठीक है, वो आपका जो लॉस है दैट इज बेसिकली 65,000, यानी ये आपका लॉस आ गया। इट हैज, ये आपका करंट ईयर लॉस है, तो करंट ईयर लॉस अभी आपने पढ़ा कि वो इन फुल जो है वो सरेंडर हो जाएगा, तो आप यहां लिख दो इन फुल सरेंडर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉस 12,000, हैज नो अदर इनकम और गेन्स इन द करंट ईयर, करंट और प्रोडक्ट ईयर, तो 12,000 भी आपका जो है वो सरेंडर हो सकता है। ठीक है,
रेड लिमिटेड ओन्स 85% ऑफ पिंक लिमिटेड, दैट शोज ये 75% ग्रुप बना रहे हैं। पिंक लिमिटेड है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 85,000. It has brought forward trading losses of 35,000 and brought forward capital losses of 5,000. ओके, आई होप सो आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अपॉलॉजीज फॉर दैट। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें पिंक कंपनी की जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो कितने हैं, वो है आपके 85,000। ठीक है, उसका अपना कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉट है 35,000 ट्रेडिंग है, और कैपिटल लॉस कितना है 5,000। देखो आपने ये बात पढ़ी है कि जो कैपिटल लॉसेस होते हैं वो तो कैपिटल गेन इनकम से माइनस कर दिए जाते हैं करंट ईयर, या वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्योंकि इस साल उसकी कोई भी कैपिटल लॉस कैपिटल इनकम नहीं है, तो आप यूं कह लो कि वो जो 5,000 के कैपिटल लॉसेस होंगे वो आपके क्या होंगे, ये आपके अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, पिंक कंपनी की 85,000 इनकम है, 35,000 इसमें से माइनस कर दो, पीछे बचा 50,000। यानी आपकी जो रेड लिमिटेड है उसके सिर्फ 50,000 के लॉसेस जो है वो पिंक कंपनी इस साल ले सकती है। तो 65,000 और 12,000 कितना बना था, 77 में से 50,000 निकल गया, तो विच मीन्स के बाकी जो 17,000 है वो रेड का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और पिंक का 5,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपने इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलें, इसके बाद हम आगे मजीद चलते हैं और मजीद डिस्कशन करते हैं इस पर। चले, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन भी कोई देख लीजिएगा इसकी। ठीक है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा चलिए, मैं इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 भी करवा देता हूँ। इसमें अकाउंटिंग पीरियड्स थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। तो देखें, कहता है White Limited and Black Limited are in a group and had the following recent results. White Limited का ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून कितना है, 24,000। और ब्लैक लिमिटेड के जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स है वो कितने हैं, 36,000 फॉर द सितंबर 2024, एंड फॉर ईयर एंडेड सितंबर 2025 वो कितने हैं, 20,000। ठीक है, देखो इसका जो साल स्टार्ट हुआ होगा वो स्टार्ट हुआ होगा आपका जुलाई 24 से जून 2025। इसका ये वाला साल स्टार्ट हुआ होगा अगस्त 24 और खत्म हुआ होगा सितंबर, नहीं सॉरी, अक्टूबर 24। अक्टूबर 24 में स्टार्ट हुआ होगा, नहीं अक्टूबर 23 में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, अक्टूबर 23 में स्टार्ट हुआ होगा और सितंबर 24 में ये खत्म हुआ होगा। देखो वो ये कहता है, तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, इसको आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखें, अब जो व्हाइट कंपनी है उसका साल जुलाई 24 में स्टार्ट हो रहा है, इसका साल अक्टूबर 23 में स्टार्ट हो रहा है। आप ये देखो कि इन दोनों कंपनीज के कितने पीरियड्स जो सॉरी कितने मंथ्स एक साथ अलाइन करते हैं। तो जुलाई 2024, इसके बाद अगस्त 2024, हाँ अगस्त 2024 एंड सितंबर 2024। ठीक है, यानी 3 महीने आपके इस साल के अलाइन करेंगे। देखो, सितंबर 2024 में आपके जो है वो खत्म हो रहा है पीरियड इस कंपनी का, ठीक है, ब्लैक कंपनी का, और जुलाई 24 में स्टार्ट होकर जून 25 में खत्म हो रहा है व्हाइट कंपनी का। आप ये देखो कि इन दोनों सालों में कितने मंथ सेम है, तो वो है जुलाई 24, अगस्त 24 एंड सितंबर 24। यानी 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा 9,000। यानी आप इस साल कितना लॉस सरेंडर कर सकते हो, सिर्फ 9,000 का। यानी कि देखो ब्लैक लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो 9,000 है, तो आउट ऑफ 24,000 9,000 का लॉस इधर चला गया।
अब बाकी इसका आप देखो, सितंबर का तो ये स्टार्ट हुआ होगा अक्टूबर 24, खत्म हुआ होगा सितंबर 25। ठीक है, तो अब देखो, अब आप बाकी के जरा काउंट करो, तो बाकी के आपके कितने बनेंगे? तो दैट इज गोइंग टू बी, ये आपका बन जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो यानी ये आपके 9 मंथ्स बन जाएंगे। तो आप 20,000 का 9 मंथ्स निकालो, क्योंकि 9 मंथ्स के आपके कोरस्पॉन्डिंग आ रही होगी ना, तो दैट इज गोइंग टू बी, ये आपकी बन जाएगी 15,000। ठीक है, यानी कि सितंबर 2024 जो एंड हो रहा है ब्लैक का, जिसमें 36,000 का प्रॉफिट उसने कमाया है, उसके सिर्फ 3 महीने वाइट कंपनी के ईयर के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो ब्लैक ने 3 महीनों में कमाया 9,000 का प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक का जो साल 2025 में खत्म हो रहा है, उसके 9 मंथ्स वाइट कंपनी के ईयर के साथ अलाइन कर रहे हैं, और उस मंथ में उन मंथ्स में ब्लैक ने कमाया 15,000। ये तो ब्लैक की बात हो गई। हम ये देखेंगे कि अच्छा व्हाइट के 3 महीनों में कितना लॉस है। तो आप 24 को 3 पे मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, ये 6,000 आ रहा है। यानी ब्लैक के पास 9,000 की इनकम है 3 महीनों में, लेकिन व्हाइट का उन 3 महीनों में लॉस कितना है? 6,000 का। तो ये फुल लॉस सरेंडर हो जाएगा। अब यहां देखो, 9 मंथ्स कैलकुलेट करो 24,000 के, दैट इज गोइंग टू बी 18,000। तो मतलब कि 9 महीनों में व्हाइट ने 18,000 का लॉस किया, जबकि ब्लैक के पास तो इनकम 15,000 की है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 15,000 का लॉस सरेंडर कर सकते हो, ज्यादा सरेंडर नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ आप, ये आपका एमसीक्यू में ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर जो है वो टेस्ट हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि ये एज अ पोर्शन ऑफ योर सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी इस चीज को नहीं टेस्ट करेगा। ये आपका एमसीक्यू में जरूर टेस्ट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। थ्योरी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई ये वाली, क्योंकि आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था मैं आपको एक्सप्लेन करता, तो इट वाज बेटर कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कंपनीज लीविंग एंड ज्वाइनिंग, जोन सी कंपनी जब लीव करती है, जब ज्वाइन करती है, वो टाइम अपोर्शन होगा। ठीक है, आई गेस इसमें कोई ज्यादा डिबेट नहीं है। अच्छा जी, ये वाली रीडिंग है गाइस, ये आपने रीड करनी है। जब लेक्चर आप सुन रहे होंगे उसके साथ ही रीड करें। उसी वक्त अगर कोई सवाल है ऑन द स्पॉट आप मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो ये आपने रीडिंग करनी है, इसमें समझाने वाला कुछ खास एज सच है नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए चीजें दी हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये जो अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसमें आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। फिर हम बात करते हैं 75% कैपिटल गेन ग्रुप की। अब ये वाला जो गेन ग्रुप होता है, ये आपके कैपिटल लॉसेस को सरेंडर करता है। ठीक है, a capital gain group comprises the parent company and its 75% subsidiaries, and also the 75% subsidiaries of the first subsidiaries and so on। वही बात आ रही है कि ए, अगर आप पी आपकी पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी वन को अगर वो 75% ओन कर रही है, सब्सिडरी टू को भी 75% ओन कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये तीनों कंपनीज ग्रुप में है, क्योंकि पी और एस टू के दरमियान मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा रूल चेंज है, कि वो रूल ये है कि अगर पी कंपनी अपनी पहली सब्सिडरी को 75% मिनिमम ओन कर रही है, और जो पहली सब्सिडरी है वो सेकंड सब्सिडरी को 75% ओन कर रही है, तो दिस मींस जो पेरेंट कंपनी है वो सेकंड सब्सिडरी को 56% ओन कर रही है। आप 75 को मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका मतलब है कि वो मोर देन 50% ओन कर रही है, तो ये आपका कैपिटल गेन ग्रुप होगा। ठीक है, 75% ग्रुप में जब तक 75% होल्डिंग ना होती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नहीं करते। कैपिटल गेन में मिनिमम 50% होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक, सॉरी, आई होप तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो
इसकी एग्जांपल जरा देख लें, देखें। ओडिन फ्रेया को ओन कर रहा है 75%, परफेक्ट। फ्रेया टायर को ओन कर रही है 75%, परफेक्ट, ग्रुप बन रहा है। तो ओडिन और टायर का मतलब आप यूं कह लो कि ओडिन फ्रेया को दे सकती है लॉसेस, फ्रेया टायर को दे सकता है, ओडिन टायर को भी दे सकता है, टायर ब्रैगी को दे सकता है, फ्रेया ब्रैगी को दे सकती है। अब आप देखें 75 कितना हो गया, 56। 56 का 75% ले तो विच मीन्स ओडिन ब्रैगी को नहीं दे सकता, फ्रेया ब्रैगी को दे सकती है। तो ये वाले आपके कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रुप रिलीफ में बन जाएंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ओडिन फ्रेया एंड टायर जो है वो आपके गेन ग्रुप में होंगे तीनों। आ जाएगा टायर एंड ब्रैगी जो है वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ओडिन फ्रेया फ्रेया एंड टायर यानी ये तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। चलिए मैं आपको ना ग्रुप बना के दिखाता हूँ कि किस तरह बनेगा। देखिए, जो ओडिन है वो फ्रेया को भी दे सकता है अपने लॉसेस और टायर को भी दे सकता है। तो ओडिन फ्रेया एंड टायर का ग्रुप बन गया। फ्रेया टायर को दे सकती है एंड ब्रैगी को दे सकती है, ये दो ग्रुप्स बन गए। टायर ब्रैगी को दे सकता है, ये तीन आपके ग्रुप्स जो हैं वो बन जाए। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जरा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जरा पढ़ लीजिएगा। The reliefs that are available to members of 75% capital gain group are, जब कंपनीज कैपिटल गेन ग्रुप में चली जाती हैं किस तरीके के उन्हें रिलीफ्स मिलते हैं। उनके दरमियान एसेट्स नो गेन नो लॉस पे ट्रांसफर होते हैं। चार्जेबल गेन्स एंड अलाउेबल कैपिटल लॉस ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। रोल ओवर रिलीफ भी आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, हम तीनों बातों पर डिस्कशन करेंगे कि एसेट्स आपके नो गेन नो लॉस पे ट्रांसफर होते हैं, आपके चार्जेबल गेन्स एंड चार्जेबल एंड कैपिटल लॉसेस आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, उसी के लिए ही मेन ये चीज ग्रुप बनता है। और आपके जो रोल ओवर रिलीफ हैं वो भी आपको ग्रुप बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं, ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। बल्कि हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि क्योंकि अभी हमने इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं पढ़ा, वो होपफुली हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आपने सिर्फ इस तरीके से इसको इस तरीके से कर दें कि आप कैपिटल गेन की सिर्फ रीडिंग कर लें। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इंडेक्सेशन अलाउंस करवाने के बाद यानी कल के लेक्चर के बाद दोबारा से हम इस चैप्टर पे आके इसको वाइंड अप कर देंगे। अभी अगर मैंने इंडेक्सेशन अलाउंस का आपको बताया तो वो एक बहुत जरा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ जो है 75% ग्रुप देखा, आप उसकी रीडिंग करें, लाजमी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और 75% जो कैपिटल ग्रुप है उसकी रीडिंग कर लें। क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए फिर यहीं तक हम रखते हैं। आई होप सो आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक कोई भी सवाल हुआ तो जरूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल सॉरी इंडेक्सेशन अलाउंस की बात करेंगे, और फिर साथ ही हम इसी गेन ग्रुप को लेकर वाइंड अप कर देंगे दोनों चैप्टर्स को। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।